My dear students and all my dear viewers, today's topic is voice change. This is one of the most challenging topic of English grammar, but through this video I hope कि this very chapter, this very voice change will be very easier to all of you. So if you are following the tricks, if you are following the methods, if you are following the formula, if you are following the system, what I am going to describe in this particular video for changing voice from active to passive or from passive to active, I hope it will be very beneficial to you and it will give you 100% marks in the exam. Whenever any question regarding voice change will come, you will have no problem at all after going through the complete video. Coming to the point, and I am not describing so much here, I am coming to the point directly, but before starting this, I want to say, if any of you have not yet subscribed the channel, you please subscribe it and share the link to your friends as much as it is possible. Now I am coming to the point. My chapter is voice. So first of all, this is a question, what is the meaning of voice? क्या होता है वॉइस? वॉइस क्या चीज़ है? पहले हम इसका क्लियर कॉन्सेप्ट कर लें. इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद ही हम यहाँ पर इसको समझाएंगे कि इसका रूल क्या है चेंज करने का. तो एग्जाम में एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए दिया जाता है. लेकिन इससे पहले कि हम देखें कि वॉइस चेंज क्या है, एक्चुअली आई वांट टू से कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज़ नॉट ओनली फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू, बट दिस इज़ यूजफुल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट्स टू स्पीक इंग्लिश. सो ये स्पीकिंग इंग्लिश के लिए भी अच्छा है. अगर तुम्हें ये वॉइस चेंज समझ में आ गया अच्छा तरीके से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद वॉइस का प्रॉब्लम ही तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, तो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारे एक स्पीकिंग इंग्लिश का एक बहुत बड़ा अस्त्र तुम्हारे हाथ लग जाएगा. तो एक्चुअली ये एक्टिव और पैसिव वॉइस क्या होता है? वॉइस का मतलब है आवाज़ जो हम बोलते हैं. ये आवाज़ दो तरह से होता है, मतलब हम दो तरीके से कोई बात बोलते हैं. एक को कहते हैं एक्टिव वॉइस और दूसरे को कहते हैं पैसिव वॉइस. तो एक्टिव और पैसिव क्या चीज़ है, इसको ज़रा समझना. और स्पीकिंग इंग्लिश वाले स्टूडेंट कहाँ पर एक्टिव वॉइस का यूज करें और कहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज करें, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है. और इसके लिए हमें तीन और चीज़ को समझना ज़रूरी होगा. और इसीलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रखा है, और एग्जाम्पल है मेरा, द सर्वेंट ऑफ ओपनड द गेट. किसी वॉइस को समझने के लिए, वॉइस को समझने के लिए वैसे अगर टेंस का नॉलेज है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं तो यहाँ पर तुम्हें वचन दे ही दिया हूँ कि बिना टेंस का भी तुम्हें वॉइस में आज समझा करके ही रहूँगा. इसलिए तुम्हें टेंस की चिंता नहीं करनी है. तुम्हें टेंस के लिए अलग से वीडियो मिलेगा मेरा, और इसको यहाँ पर वॉइस को पहले हम क्लियर कर लेते हैं, और भी बिना टेंस का मैं क्लियर कराऊँगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है. लेकिन वॉइस को समझने के लिए तीन चीज़ का समझना पहले ज़रूरी है, फिर हम एक्टिव पैसिव वॉइस में आएंगे. जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, द सर्वेंट ओपनड द गेट. इसमें द सर्वेंट क्या है? द सर्वेंट इज द सब्जेक्ट, ओपेंड इज द वर्ब एंड द गेट इज द ऑब्जेक्ट. तो ये क्या है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से ही तो कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है. तो यहाँ पर तीन चीज़ होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आता है ओपेंड मतलब प्रिंसिपल वर्ब, फिर आता है द गेट, यह है ऑब्जेक्ट. बीच में एक और चीज़ होता है, चूँकि ये सिंपल पास्ट सेंटेंस है इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, तो ऑक्सिलरी वर्ब का एक बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर. तो चौथा चीज़ होता है ऑक्सिलरी वर्ब. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फोर थिंग्स: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब. अगर ये चारों चीज़ का नॉलेज तुम्हारे पास है तो तुम्हें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी. तो यहाँ पर मैं ये समझ रहा था कि एक्टिव पैसिव का यूज स्पीकिंग इंग्लिश वाले स्टूडेंट कैसे कैसे करेंगे. तो वहाँ देखा जाता है कि जब हमको सब्जेक्ट को ज़्यादा हाईलाइट करना है, सब्जेक्ट को मेन मानकर, मेन फोकस देकर हमें उस सेंटेंस को बोलना है, तो हम यहाँ पर एक्टिव वॉइस में यूज करेंगे. और यदि ऑब्जेक्ट का प्रधानता हमको देना है तो हम वहाँ पर पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे. लेकिन ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर, काम करने वाला. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम का फल पड़े, और काम को बोलते हैं वर्ब. और काम में जो हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, दिस, ये जो है ऑक्सिलरी वर्ब है. 24 ऑक्सिलरीज होते हैं: इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, डू, डज, डिड, डेयर, नीड, ऑट टू. तो ये जो वर्ब्स हैं ऑक्सिलरी वर्ब, तो यहाँ पर उसका यूज़ कैसे किया था हम देखेंगे. तो हमने देखा यहाँ पर कि एक्टिव और पैसिव का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और क्या चीज़ है.
तो जब सब्जेक्ट को प्रधान करके दिखाना है तो एक्टिव वॉइस में लिखेंगे सेंटेंस या बोलेंगे, जब ऑब्जेक्ट को दिखाना है तो पैसिव वॉइस में बोलेंगे। तो इसके लिए जैसे हमने कहा, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं कि राम किल्ड रावणा, राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम का प्रधानता है, इसलिए हम एक्टिव वॉइस में। अगर हम राम को गौन करें, रावण के बारे में, अरे रावण को राम ने मार दिया, तो रावण को हाईलाइट करना है तो पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा कि रावण वाज किल्ड बाय राम। तो एक्टिव और पैसिव में ये डिफरेंस है कि कब कैसे बोलना चाहिए, कब कैसे देखना चाहिए, लिखना चाहिए, तो ये डिपेंड करता है हमारे हमको लिखना क्या है, सब्जेक्ट को हाईलाइट करना है या ऑब्जेक्ट को। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन होता है उसमें आमतौर पर एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज करने के लिए दिया जाता है, जो हमारे राइटिंग के लिए, स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं चलता हूँ इसके लिए। वैसे तो 3 सेंटेंस को मैं अलग अलग पार्ट समझाऊंगा कि किस तरह से यानी एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाएगा। असर्टिव सेंटेंस के लिए अलग रूल है, इंट्रोगेटिव के लिए अलग रूल है, इंपेरेटिव के लिए अलग रूल है। तो पहले हम असर्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, और जो रूल मैंने यहाँ पर लिखा है यह है असर्टिव सेंटेंस का रूल। असर्टिव सेंटेंस क्या है? रूल नंबर 1, इसको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगा, लेकिन रूल नंबर 1 मेरा क्या है? रूल नंबर 1 है कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। यानी जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी द सर्वेंट जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में, और द गेट जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। जो तुम यहाँ पर देख रहे हो कि द गेट को पहले लाया गया है, सब्जेक्ट बना दिया गया है। दूसरा रूल कहता है ऑग्लियरी वर्ब इज यूज्ड। ऑग्लियरी वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, जो मैंने कहा है अभी, वो इसमें है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो क्या होता है? ये सिंपल पास्ट है, इसलिए यहाँ पर वाज वेयर का यूज़ करना होता है। द गेट सिंगुलर है, इसलिए वाज का यूज़ किया गया है। फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द प्रिंसिपल वर्ब इज यूज, यानी V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओपेंड, ओरिजिनल वर्ड है ओपेन, ओपेन का थर्ड फॉर्म होता है ओपेंड, सो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया ओपेंड। अब इसके बाद आता है बाय का यूज़ करना है सेंटेंस में, और ओपेंड के बाद बाय का यूज़ किया गया है। और लास्टली ऑब्जेक्ट जो एक्टिव में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? द सर्वेंट, उसको प्लेस कर दिया जाता है, सो हो गया बाय द सर्वेंट। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स अगर कुछ है, जैसे द गेट वॉज ओपनड बाय द सर्वेंट टुडे या इमीडिएटली, तो जो कॉम्प्लीमेंट है यानी पूरक, सेंटेंस को पूरा करने वाला जो भी यानी वर्ड्स है उसको हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर सेंटेंस में है तो हम वहाँ पर लास्ट में उसको ऐड कर देंगे। तो ये जो 6 रूल मैंने यहाँ पर लिखा है उसको अगर एक लाइन में हम लिखें तो ये फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बनता है? पहले सब्जेक्ट डालना है, सब्जेक्ट क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है उसका, एक्टिव का, पैसिव में सब्जेक्ट हो गया। फिर अगली वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर बाय यूज़ करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में कॉम्प्लीमेंट रखेंगे। तो हमने इसको इस एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया कि किस तरह से ये फार्मूला के ऊपर कोई भी दुनिया का कोई भी वॉइस चेंज, दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस फार्मूला के बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए अगर तुम इस फार्मूला को समझ लिया तो तुम्हें एक ऐसा चीज़ हाथ लग गया जिसे तुम जिंदगी में कभी भी यानी वॉइस चेंज करने में तुम्हारी कोई परेशानी होने वाली ही नहीं है। मैं यहाँ पर 2 और एग्जाम्पल लिखकर इस चीज़ को बताता हूँ, और तब बताऊँगा मैं कि एक्चुअली ऑग्लियरी वर्ब जो होता है वो क्या चीज़ होता है और कैसे चेंज होता है। जैसे तुमने यहाँ पर देख लिया कि यहाँ कोई ऑग्लियरी वर्ब नहीं था, लेकिन वहाँ वाज लग गया। अब देखो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो रूल नंबर 1 में क्या करता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा। जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट क्रिकेट है उसको पहले लाया, फिर फार्मूला में अगली वर्ब है तो अगली वर्ब को डाल दिया। यहाँ पर क्या है? आर है। आर कौन सा टेंस होता है? आर होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में 3 ऑग्लियरी होता है, इज, एम, आर। तो क्रिकेट चूँकि सिंगुलर है इसलिए इज के साथ बीइंग लग गया, और बीइंग क्यों लगा वो मैं दिखाऊंगा अपने चार्ट में। और फिर उसके बाद हमको फार्मूला में दिया हुआ वर्ब का थर्ड फॉर्म, सो प्ले का प्लेड हो गया, और फिर बाय लगा दिया, और लास्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है दे का देम हो गया। तो जब दे सब्जेक्टिव फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जाकर वो देम हो जाता है। जैसे वी का अस हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, आई का मी हो जाता है, तो वो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखा हमने कि फार्मूला पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो हो रहा है। सिर्फ ऑग्लियरी वर्ब जो है वो क्या लगेगा वो स्टूडेंट को समझने के लिए बाकी है, जो मैं यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से ऑग्लियरी वर्ब का तुम्हें ऐसा चार्ट दूंगा जो ज़िंदगी भर के लिए तुम्हारा जो ऑग्लियरी वर्ब से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वही खत्म हो जाएगा। यानी एक ऐसा मूल मंत्र है, वो ऐसा मेरा सेल्फ इन्वेंटेड एक चार्ट है जो आज तक किसी ग्रामर बुक में मैंने नहीं देखा है। सिर्फ मैंने अपने ही लिखे हुए ग्रामर बुक में मैंने उस चार्ट को लिखा है। एक और एग्जांपल मैं यहाँ देता हूँ, और वह है ही डज नॉट लाइक मी। इसको पैसिव बनाएंगे तो लाइक मी को इधर लाएंगे सब्जेक्ट में, तो आई हो जाएगा। और चूंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस है
तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होने पर यहाँ पर एम लग गया। उसके बाद चूंकि नोट है तो नोट तो लगा ही देना है, अगली वर्ब के बाद नोट रहेगा तो नोट लगेगा, ये तो कॉमन सेंस है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, फिर बाय है और फिर ही के बदले हुई में है। तो लेकिन अब यहाँ पर जितना भी मैंने तीनों एग्जाम्पल देखा उसमें स्टूडेंट को एक प्रॉब्लम अभी भी आ रहा है और वो प्रॉब्लम है ऑक्सिलरी वर्ब का। तो मैंने ये तो वादा किया है मैंने कि एक्चुअली मैं जो तुम्हें वॉइस सिखाऊंगा वो बिना टेंस के सिखाऊंगा। तो मैं एक ऐसा चार्ट बनाने जा रहा हूँ जो चार्ट में टेंस का प्रॉब्लम स्टूडेंट को साथ साथ के लिए दूर हो जाएगा और साथ में ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो सभी दूर हो जाएगा। इस चार्ट में मैंने 3 कॉलम बनाया है। एक कॉलम में मैंने टेंस को जरूर लिखा है, अगर तुम्हें टेंस आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो उसको भी कोई बात नहीं है। वहाँ पर दूसरा कॉलम मैंने एक्टिव वॉइस और तीसरा पैसिव वॉइस का बनाया है। मतलब एक्टिव में जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो पैसिव में उस ऑक्सिलरी वर्ब में रिप्लेस हो जाएगा। जैसे क्या होगा, मैं यहाँ पर एक एक पार्ट को दिखाता हूँ। तो सबसे पहला जो टेंस होता है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्चुअली कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता है। जैसे ही राइट्स ए लेटर, तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। लेकिन वही जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज होता है तो डू या डज का यूज होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑक्सिलरी में लिखा है ये डॉट डॉट डॉट, मतलब नो ऑक्सिलरी, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में डू और डज का यूज होता है। तो कोई ऑक्सिलरी वर्ब नो रहे या डू रहे या डज रहे एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में उसके बदले क्या होगा, देखो लिखा हुआ है इज एम आर। तो डू या डज रहने पर पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, इज एम आर। कितना क्लियर है ये चार्ट, नो नीड ऑफ टेंस। देखना है कि कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, या डू है या डज है, तो उसके बदले में पैसिव वॉइस में इज एम आर का तीनों में से जो सब्जेक्ट को सूट करेगा उसी तीनों में से एक को यूज़ करना होगा। स्टूडेंट जहाँ भूल करता है एक्टिव पैसिव वॉइस में वो सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट है, बाकी वो ठीक कर लेता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब में वो अंदाज़ा से लगा देता है। उसी अंदाज़ा को ख़त्म करने के लिए मैंने ये तुम्हें एक मिरर का काम करेगा जो तुम्हारे पास बना दिया है। दूसरा जो टेंस होता है वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है इज एम आर। जैसे राम इज राइटिंग ए लेटर, तो इज या एम या आर होगा। तो यदि तुम्हारे एक्टिव वॉइस में इज एम या आर है तो पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ में तुमको बीइंग ऐड कर देना है। उसमें क्या होगा, बीइंग ऐड हो जाएगा। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है हैज़ हैव, और हैज़ हैव जब भी रहेगा तो उसके साथ बीन लग जाएगा। तो इसके बाद आता है चौथा टेंस सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में सिंपल प्रेजेंट की तरह इसमें भी एफर्मेटिव फॉर्म में कोई यानी किसी भी तरह का कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, लेकिन निगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म में डिड का यूज होता है। तो जब कोई ऑक्सिलरी वर्ब नो रहे और डिड रहे तो हमें पैसिव वॉइस में क्या यूज करना होगा, वाज वेयर, जो पूरी क्लियरली यहाँ पर लिखी हुई है। डिड रहने पर वाज वेयर का यूज करेंगे। इसके बाद जो टेंस है वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होता है वाज वेयर। वाज वेयर रहने पर हम वहाँ पर बीइंग ऐड करेंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है ऑक्सिलरी वर्ब एक्टिव वॉइस में, पैसिव में उसके साथ बीन लग जाएगा। इसके बाद सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल या विल होता है जिसके साथ बी लग जाएगा, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल और विल के साथ हैव लगा होता है, सो यहाँ पर शैल और विल हैव के साथ में बीन लग जाएगा। तो ये तो टेंस से रिलेटेड था, लेकिन मैंने सिर्फ 8 ही टेंस लिखा है। एक्चुअली टेंस तो 12 टाइप का होता है, तो सबको पता है, तो 4 टाइप का टेंस मैंने लिखा ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं लिखा 4 टाइप का टेंस क्योंकि उस 4 टाइप के टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। एक्टिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब रहता है पैसिव वॉइस में वही ऑक्सिलरी वर्ब रह जाता है। इसीलिए तुम्हें सिर्फ 8 टाइप के 8 टेंस के बारे में यहाँ पर देखना है कि इसका क्या ऑक्सिलरी रहता है। इसके अलावा अगर जो टेंस से रिलेटेड नहीं है, अगर वहाँ पर शुड है, वुड है, कैन है, कुड है, मे है, माइट है, तो इस सब के ऑक्सिलरी के साथ हम लोग क्या कर देते हैं, बी ऐड कर देते हैं। तो जितने भी टाइप के ऑक्सिलरी से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर बोल दिया है, चार्ट में लिख दिया है। और अगर मैं समझाऊँ तो मैं समझा सकता हूँ कि, और तुम्हें लर्न भी करा सकता हूँ मैं 1 मिनट के अंदर। मुझे 60 सेकंड लगता है इसको लर्न कराने में स्टूडेंट को, मैं 60 सेकंड में लर्न करा देता हूँ। कैसे लर्न कराता हूँ, ये देखो, इस पूरे चार्ट का समरी भी हो जाएगा। इतना बड़ा चार्ट लर्न करने से उसको समरी में लर्न कर लेने से भी हो जाएगा। कैसे, इज एम आर वाज वेयर, ये 5 ऑक्सिलरी वर्ब में बीइंग ऐड होता है। हैज़ हैव हैड में बीन ऐड होता है। डू डज रहने पर इज एम आर और डिड रहने पर वाज वेयर का यूज होता है। शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह में बी ऐड होता है। लेकिन एक समस्या
ये बस इतना ही, पूरा चार्ट में ही है, इतना ही है। लेकिन एक समस्या स्टूडेंट को अभी भी शायद उसके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, और मैं उस सवाल का आंसर यहाँ देता हूँ। और वो सवाल ये है कि यदि कोई ऑग्ली वर्ब नहीं रहेगा, और मैंने तो वादा किया कि बिना टेंस के मैं वॉइस समझा रहा हूँ, तो टेंस को गौन कर लें और देखते हैं यहाँ पर एक्टिव वॉइस में कोई ऑग्ली वर्ब नहीं है, और यहाँ भी कोई ऑग्ली वर्ब नहीं है। लेकिन ये कहता है कि इज एम आर यूज होगा पैसिव में, ये कहता है कि वाज वेयर यूज होगा। तो स्टूडेंट क्या करे फिर? ये तो समस्या हो गया। तो स्टूडेंट को देखना होगा कि ऑग्लियरी वर्ब यदि दोनों में से किसी में नहीं है तो उसका प्रिंसिपल वर्ब क्या है। प्रिंसिपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है, यानी प्रेजेंट फॉर्म यूज़ किया हुआ है तो इज एम आर लगेगा, और उसका सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म यूज़ किया हुआ है तो वाज वेयर लगेगा। तो अगर प्रिंसिपल जिस सेंटेंस में कोई ऑग्ली वर्ब नहीं है वहाँ पर हमको मेन वर्ब देखना होता है। इफ़ द मेन वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस देन यू हैव टू यूज इज एम आर इन पैसिव, एंड इफ मेन वर्ब इज इन पास्ट टेंस देन यू हैव टू यूज वाज और वेयर इन पैसिव वॉइस, जो इस चार्ट में पूरी तरह से कि एकदम क्लियर भाव से लिखा हुआ है। तो ये चार्ट तो लर्न करना ही है, क्योंकि इस चार्ट के बिना तो पैसिव वॉइस बनाने की कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। और पूरे चार्ट को बड़ी सहज तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है और तुम्हें समझा भी दिया है, मुझे लग रहा है लर्न भी मैंने करा दिया है। इज एम आर वाज वेयर रहने पर बीइंग ऐड होगा, हैज़ हैव हैड में बीन ऐड होगा, शैल शुड विल वुड कैन कुड मे माइट में बी ऐड होगा, डू डज रहने पर इज एम आर और डिड रहने पर वाज वेयर का यूज होगा। बस बात खत्म है, इतना ही तो है इस चार्ट में लिखा हुआ। इसको दो एग्जाम्पल के थ्रू भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरा पहला एग्जाम्पल है दे आर हंटिंग टाइगर। तो जो रूल मैंने लिखाया था आगे, जो बताया था 5-6 रूल, उसमें क्या था? पहला रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में डालना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? टाइगर। टाइगर को पहले लाना है। अब आ गया आर, तो ये आर को कैसे चेंज करें? देखो यहाँ पर आर के बदले क्या है? ईज एम आर रहने पर क्या होता है? बीइंग ऐड होता है। तो यहाँ पर टाइगर चूंकि एक है इसलिए ईज होगा और बीइंग ऐड होगा, टाइगर इज बीइंग। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हंटेड, फिर बाय, और फिर लास्ट में दे का देम हो गया। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे ही डिड नॉट कट द वायर। अब सबसे पहले वायर जो ऑब्जेक्ट है पहले आ गया पैसिव में, द वायर। डिड है, डिड के बदले क्या बोला गया यूज करने के लिए? वाज या वेयर में से कोई एक। तो वायर एक है इसलिए वाज होगा, वायर्स होता तो फिर यहाँ वेयर होता, तो वायर वाज। फिर नोट नहीं है तो नोट लगा देंगे, नोट है तो यहाँ पर लगाना होगा। नोट रहने से, क्योंकि यहाँ पर नोट रहता है तो नोट लगाना होता है, नेगेटिव नेगेटिव भी रहता है, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव रहता है यहाँ पर। और इसके अलावा जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर है कट, कट का थर्ड फॉर्म ही कट 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 ही होता है। फिर यहाँ पर बाय लगाना, और फिर जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही का, यानी ही का यहाँ पर हिम, ही का यहाँ पर हिम आ गया, और इस तरह से यहाँ पर ही का हिम यूज़ कर देंगे। और इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि पूरी तरह से असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी तरह का यानी सेंटेंस आएगा वो इस फॉर्मूला और चार्ट, स्टूडेंट को फॉर्मूला लर्न करना है, ये चार्ट लर्न करना है, तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का कोई भी प्रॉब्लम असर्टिव सेंटेंस रिलेटेड उसका दूर हो जाएगा। इसको अच्छी तरह तैयार कर लेने के बाद अब सवाल उठता है इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव का। तो इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव के लिए मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव के बारे में होगा। लेकिन स्टूडेंट को इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव तभी समझ में आएगा जबकि उसको, क्योंकि इस चार्ट का काम वहाँ भी पड़ेगा, तो पहले इसको अच्छी तरह प्रैक्टिस कर ले असर्टिव सेंटेंस का, इसके ऊपर कई एग्जांपल्स को सॉल्व कर ले। तो मैं तीनों सेंटेंस करा लेने के बाद एक अलग से वॉइस पर क्लास दूंगा जिसमें पूरा का पूरा एग्जाम्पल्स ही होगा। तो प्रैक्टिस के लिए मैं खुद यहाँ पर कराऊंगा वो प्रैक्टिस, यहाँ पर कम से कम 20-25 सेंटेंस को मैं एग्जाम्पल के तौर पर मिक्स करके दूंगा, असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इसका इम्परेटिव का। तो वो उसको भी सेकेंड वीडियो के बाद मेरा वो थर्ड वीडियो में होगा। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जिसमें हम इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव का डिस्क्राइब करेंगे। तब तक वेट करो, लेकिन वेट करने के लिए तुम्हारा पीरियड ये है कि इसको तब तक तैयार करके रखो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।